गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तुम्हारी बैच के जो भी लेक्चर थे पार्थ कोरिया बैच के, उसके अभी जो यूरो सर्जरी का जो भी लेक्चर है वो मुझे लेने हैं। तो आज पहला लेक्चर है तुम्हारा। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर है वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं, तो आज ये अपलोड कर रहा हूँ। तो जो यूरो सर्जरी है उसमें हमारा जो एरिया है, एरिया ऑफ लर्निंग, वो स्टार्ट होता है किडनी से। ठीक है, ऐसे किडनी होगी, ठीक है, यूरेटर, और यूरेटर एंटर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो किडनी से स्टार्ट करके हमको सीखना है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा और ये प्रोस्टेट। ठीक है, तो ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, देन पेनिस एंड टेस्टिस, ये इतना हमारा कवर होगा जेनेटो यूरिनरी सर्जरी में, यूरो सर्जरी में। तो आज मैं तुमको सिखाता हूँ एनाटॉमी ऑफ किडनी। किडनी से हम स्टार्ट करेंगे। तो किडनी है क्या, इसके साथ मैं एक लेक्चर ये भी ले लूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशंस जो है वो कौन कौन से है। ऑलमोस्ट जो पूरा जो हमारा ट्रैक्ट है उसमें कुछ कुछ सेम ही है, लेकिन सब मैं आज तुमको बता देता हूँ कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सब। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई टॉपिक आएगा तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन हम डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ उस टाइम पे हमारा टाइम बच सकता है। तो आज मैं तुमको इन्वेस्टिगेशन जो होंगे यूरो सर्जरी के वो भी तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो किडनी दैट इज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन से पेरिटोनियम के पीछे है। जो पेरिटोनियल ऑर्गन्स है, जो पेरिटोनियल कैविटी है, उसमें आएगा हमारा स्टमक, जेजुनम, इलियम, लार्ज कॉलोन, अपेंडिक्स, रेक्टम, वो सब होता है पेरिटोनियल ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है वो ये जो पोस्टीरियर पेरिटोनियम है उसके पीछे रहेंगे। ठीक है, तो किडनी है वो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों तरफ एक एक किडनी रहता है, दैट इज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, उसकी जो किडनी स्पेन होती है वो अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टेब्रा टू द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ L3 वर्टेब्रा। तो T12, L1, L2 एंड L3। ठीक है, तो T12 से लेके L3 तक उसका किडनी का स्पेन होता है। ये क्यों ज़रूरी है, जब हम कोई एक्सरे देखेंगे तो मान लो हमको कोई रेडियो ओपेसिटी दिखी, जब स्टोन होता है तो वो रेडियो ओपेसिटी दिखती है, तो वो किडनी में है कि कहीं और है। अगर T12 और L3 वर्टेब्रा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरे में इजीली, तो उससे कहीं और है तो हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये किडनी से कहीं बाहर है। ठीक है, या अगर ये T12 और L3 के बीच में है तो मतलब वो किडनी में हो सकता है, वो प्रोक्सिमल टू द वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टेब्रा टू सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ L3 वर्टेब्रा। उसकी जो पोजीशन होती है, एक किडनी थोड़ी हायर अप होती है, एक किडनी थोड़ी लोअर होती है। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी लोअर होती है कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी, और जो लेफ़्ट किडनी है वो नियरर टू द मिड लाइन होती है। ठीक है, तो जो मिड लाइन में क्या आएगा हमारा एब्डोमिनल एओर्टा, IVC, इंफ्रावेना कावा, वो सब मिड लाइन में आएगा। तो जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर रहती है कंपेयर टू द लेफ़्ट किडनी थोड़ी हायर अप रहती है। ठीक है, और जो लेफ़्ट किडनी है वो नियरर टू द मिड लाइन होती है। अब उसकी साइज़ अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली, तो उसकी जो लेंथ है पूरी वो 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। उसकी जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर रहेगी, और जो उसकी ब्रॉडनेस है वो रहेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किडनी जो है उसका तो हमको 3 डायमेंशन याद रखने हैं। उसकी जो लेंथ है वो 11 to 12 सेंटीमीटर रहेगी। उसकी जो थिकनेस है
वो रहेगी 3 सेंटीमीटर एंड उसका जो ब्रॉडनेस है वो रहेगी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब किडनी में क्या क्या अलग अलग तरह के ऑर्गन, अलग अलग के पार्ट्स है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक, अब ये तुम अगर फिगर देख लो तो ये जो किडनी है उसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो होगी 11 to 12 सेंटीमीटर। उसकी जो ब्रॉडनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्रॉडनेस रहेगी वो रहेगी 6 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो रहेगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक तुमको ये बताया था कि लेफ़्ट किडनी है वो नियरर टू द मिड लाइन रहती है। ठीक है, तो ये लेफ़्ट किडनी है, ये तो एओर्टा देखो, मोस्टली एओर्टा जो होती है वो मिड लाइन में रहती है, तो ये उसके नियरर है। तो जो राइट किडनी है उसके और एओर्टा के बीच में आता है इंफ्रावेना कावा, तो ये थोड़ा ऐसे ही दूर हो जाएगी मिड लाइन से। ठीक है, तो हाइलम क्या होता है, कोई भी ऑर्गन अगर हम देखें तो उसका एक हाइलम रहता है। मान लो स्प्लीन होता है, किडनी होता है, लीवर होता है, तो ऐसे जो ऑर्गन से लंग होता है तो उसमें हाइलम होता है। मतलब हाइलम मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ आर्टरी होगी, वेन होगी, आर्टरी एंटर होगी और वेन बाहर आएगी, तो वो होता है हाइलम। ठीक है, तो हाइलम जो है किडनी का वो देखे तो ये वाला जो पार्ट है इतना वाला जहाँ पे आर्टरी एंटर हो रही है और ये वेन बाहर आ रही है और यूरेटर भी वहाँ से बाहर आ रहा है, तो हाइलम हम किसको बोलेंगे, ये हमारी किडनी है। ठीक है, तो इसमें एंटर होगी ऐसे रीनल आर्टरी, ऐसे बाहर आएगी रीनल वेन और ऐसे एक बाहर आएगा यूरेटर। ठीक है, तो ये जो पूरा इतना पार्ट है दैट इज़ हाइलम ऑफ द किडनी। ठीक है, सो हाइलम जो है, जैसे हम किडनी की बात करें तो लेटरल बॉर्डर है वो पूरी कॉन्वेक्स होगी, मीडियल बॉर्डर है वो कॉन्केव होगी और हाइलम जो है उसमें रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर बाहर आता है। और यूरेटर जो बाहर आता है उसमें यूरेटर से पहले होगा रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस क्या होता है, ये हमारी किडनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यूरेटर। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन है, सॉरी, इतना वाला पोर्शन वो कहलाता है, ये वाला इतना पार्ट जो यूरेटर का स्टार्टिंग का पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है यूरेटर से और बाद में ये जो स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये होगा यूरेटर। ठीक है, तो इसके आगे का ये जो यूरेटर का पार्ट है वो होगा रीनल पेल्विस, उसके आगे का जो पार्ट है वो है यूरेटर, प्रॉपर यूरेटर। ठीक है, तो हाइलम में 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, किडनी की लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स होगी, मीडियल बॉर्डर कॉन्केव होगी विथ हाइलम। हाइलम में 3 चीज़ आएंगी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर हम जाएंगे तो पहले रीनल वेन आएगी, फिर रीनल आर्टरी आएगी और उसके बाद पोस्टीरियरली लास्ट में रीनल पेल्विस आएगा। ठीक है, तो ये तुम अगर फिगर देखोगे तो सबसे पहले रीनल वेन आएगा, उसके पीछे रीनल आर्टरी आएगा और उसके पीछे रीनल पेल्विस आएगा। एंटेरो पोस्टीरियर जो सीक्वेंस है वो तुमको याद रखनी है। इसकी जो लेटरल बॉर्डर है वो कॉन्वेक्स है, ये वाली, ये कॉन्केव है और साथ में हाइलम है। ठीक है, तो अब ये जो किडनी है उसमें अगर हम अंदर का सेक्शन देखेंगे तो आगे की जो भी स्लाइड आएगी उसमें आएगा, तो ये फिगर फिर से तुमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, किडनी का पार्ट इतना है कि लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स है, मीडियल बॉर्डर कॉन्केव है विथ हाइलम। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड रहती है, वो कैसे रहती है, मान लो कि ये किडनी है तो उसके ऊपर ऐसे एक ग्लैंड होती है दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड, उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी
बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ किडनी में एड्रेनल ग्लैंड होगी। इट सीक्रेट्स कॉर्टिजोल एंड aldosterone, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। जो आउटर कॉर्टेक्स है एड्रेनल ग्लैंड का, उसमें से कॉर्टिजोल एंड aldosterone सीक्रेट होगा। इनर मेड्यूला होगा, उसमें से एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन सीक्रेट होंगे। तो तुम फिजियोलॉजी में सीखे ही होंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, जो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिजोल aldosterone सीक्रेट होगा आउटर कॉर्टेक्स से, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन वो सीक्रेट होगा इनर मेड्यूला से। ठीक है, और उसका पहले मैंने बताया कि एड्रेनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रारिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर रहता है इसलिए। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो तुमको याद रखनी है, वो है रिनल एंगल। रिनल एंगल बहुत ही तुमको काम लगेगा पेशेंट को क्लिनिकली डायग्नोसिस करने में, जब उसकी ओटी करोगे तब, किडनी की कोई सर्जरी होगी तब। तो रिनल एंगल जो है वो एक कोई तो एंगल ट्रायंगल होगा जहाँ से ये एंगल बनता होगा। ठीक है, तो जो रिनल एंगल है वो बनता है 12th रिब एंड आउटर बॉर्डर ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस मसल। ठीक है, जो 12th रिब होगी ये रही 12th रिब, और ये उसके साथ सैक्रोस्पाइनलिस मसल्स होगा, तो उसकी आउटर बॉर्डर। तो ये यहाँ पे देखो, ये जो सैक्रोस्पाइनलिस मसल है, ठीक है, ये मसल और उसकी 12th रिब। ठीक है, तो ये 12th रिब और सैक्रोस्पाइनलिस मसल्स का आउटर बॉर्डर, उसके बीच में जो एंगल बनता है वो होता है रीनल एंगल। ठीक है, पेन ऑफ renal origin referred here, and in case of some renal pathology pressure over here is very painful। जो पेन होगा वहाँ पे कुछ हम प्रेस करेंगे वहाँ पे रिनल एंगल पे, तो वहाँ पे पेन होगा। तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को किडनी में कोई पैथोलॉजी है। ठीक है, तो तुमको ये याद रखना है कि रिनल एंगल है वो कैसे बनता है, 12th रिब एंड आउटर बॉर्डर ऑफ सैक्रोस्पाइनलिस मसल। ठीक है, ये देखो, ये मसल का आउटर बॉर्डर ये वाला, और ये है 12th रिब। ठीक है, जो सैक्रोस्पाइनलिस मसल्स है उसको इरेक्टर स्पाइना भी बोलते हैं। तो सैक्रोस्पाइनलिस मसल्स की आउटर बॉर्डर और 12th रिब, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम है रीनल एंगल। रीनल एंगल के नीचे डायरेक्टली किडनी होती है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट को उसको कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल भी बोल सकते हैं। ऐसे हम पेशेंट को प्रेस करेंगे तो पेशेंट को वहाँ पे पेन होगा। अगर ऐसा हुआ किडनी है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, लेकिन फिर भी आता तो है ऐसे ही कि भाई एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो वो पेरिटोनियल का कोई ऑर्गन है कि रेट्रोपेरिटोनियम का ऑर्गन है, वो देखने के लिए हमको रीनल एंगल पे प्रेस करना है। अगर कुछ पेशेंट को टेंडरनेस होती है वहाँ पे, तो हम क्लिनिकली सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को किडनी में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जो हम पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं उसमें एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस आता है, दूसरा आता है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसके बाद तीसरा आता है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस, वो आता है हिस्टोपैथो के बेस पे। ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं तब हमारे पास बाकी सब जो होता है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर ऑपरेशन करने के बाद स्पेसिमेन देंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी, वो सब धीरे धीरे होता है। अगर क्लिनिकली हमको कुछ डायग्नोसिस करना है तो हमको पेशेंट को क्लिनिकली अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी जाके हमको क्लिनिकल डायग्नोसिस पता चलेगा। अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस पता चलेगा तो हम उसके बेस पे उसका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन वो सब आगे कर सकते हैं। इसीलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आएगी हिपेटोरिनल पाउच। तो जो राइट साइड की किडनी है वो और जो लीवर है, दोनों के बीच में एक स्पेस बनता है। जब पेशेंट सुपाइन होता है तब वो पार्ट मोस्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो होता है हिपेटोरिनल पाउच। तो जब भी कोई हम पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं तो ये जो हिपेटोरिनल पाउच है लीवर के पीछे, वहाँ पे हम
एक ड्रेन रखते हैं। तुम लोग अगर ओटी में आए हो तो देखे होंगे कि भी कोई एब्डोमेन की सर्जरी होती है तो ओटी होने के बाद हम 2 ड्रेन रखते हैं। अगर बड़ा ओटी होता है तो एब्डोमेन का एक ड्रेन होगा हिपेटोरिनल पाउच में, एक ड्रेन होगा पेल्विक कैविटी में। तो पेशेंट जब सुपाइन होता है तब मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है हिपेटोरिनल पाउच, जो राइट साइड की किडनी है वो, और हमारा लीवर है। जैसे ये लीवर है और ये हमारी राइट साइड की किडनी, ठीक है, राइट साइड की किडनी। तो ये वाला जो यहाँ पे जो स्पेस है वो होता है मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन जब पेशेंट सुपाइन होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम ड्रेन रख देंगे तो उसमें से सारा ड्रेन होता रहेगा। क्यों रखते हैं ड्रेन एब्डोमिनल सर्जरी में? ताकि जब हम पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी खोलते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी खोलते हैं, तब वहाँ पे सिक्रेशंस होते हैं, ऊजिंग होते हैं, स्मॉल कैपिलरीज होती है वो टूटती है तो वहाँ से ऊजिंग होता है, ब्लड का ऊजिंग होता है, उसमें से फ्लूइड बाहर निकलता है, एडिमा का फ्लूइड बाहर निकलता है, इन्फ्लामेशन होता है तो एडिमा भी होता है। तो वो सब होने की वजह से वहाँ पे कलेक्शन होता है फ्लूइड का। तो वो फ्लूइड जो है वो पेशेंट को पेरिटोनियल कैविटी को इरिटेट करेगा, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस डेवलप करेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो उसको हमको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकालना है, इसलिए हम ड्रेन रखते हैं। जो ड्रेन ट्यूब होती है वो एक ट्यूब का एंड होगा अंदर, एक ट्यूब का एंड होगा बाहर, और बाहर उसके साथ हम एक प्लास्टिक की बैग अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हिपेटोरिनल पाउच। अब कैप्सूल ऑफ द किडनी, ये भी तुमको जानना जरूरी है कि कैप्सूल ऑफ किडनी क्या होता है। तो एक तो प्रॉपर कैप्सूल होता है, दैट इज़ फाइब्रस मेम्ब्रेन, इट कैन बी इजीली स्ट्रिप्ड आउट फ्रॉम द ऑर्गन। उसके बाद जो किडनी की कैप्सूल होती है उसके बाहर होता है फैट, जो होता है स्पेस ऑफ जीरोटा, ठीक है। जो जीरोटा फेशिया है उसमें फैट ही होती है किडनी के आसपास, ठीक है। तो उसमें 2 फैट होती है, एंटीरियर लेयर होता है और पोस्टीरियर लेयर होता है। तो जो फैट होती है वो फैट होती बनाती है जीरोटा फेशिया। जीरोटा फेशिया और जो हमारी जो कैप्सूल है किडनी की उसके बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं स्पेस ऑफ जीरोटा। और स्पेस ऑफ जीरोटा में जो फैट होती है वो फैट और जीरोटा फेशिया की फैट, वो दोनों फैट डिफरेंट रहती है। मान लो हम पेशेंट का ओटी कर रहे हैं, बराबर, और हमको किडनी तक पहुंचना है। तो मान लो कि ये हमारा किडनी है। तो क्या होगा कि जब हम पेशेंट को किडनी तक अप्रोच करेंगे, रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस से हम खोलते हैं पेशेंट का रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा 2 लेयर मिलेंगे फैट के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये होता है जीरोटा फेशिया, ठीक है। ये हो गया जीरोटा फेशिया, ठीक है। उसके बाद ये जो किडनी है उसके साथ ऐसे चिपकी हुई होगी ये किडनी की एक फाइब्रस लेयर होगा, वो होता है फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी। उसके बाद ये जो फाइब्रस कैप्सूल है और जीरोटा फेशिया है उसके बीच में जो स्पेस दिख रही है वो होती है स्पेस ऑफ जीरोटा। स्पेस ऑफ जीरोटा में होती है पेरिरिनल फैट। जो पेरिरिनल फैट है उसकी जो ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो छोटी साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो किडनी के बाहर टोटल 3 लेयर हो जाएंगे। एक तो है हमारा ये फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद आएगा पेरिरिनल फैट, और उसके बाद आएगा जीरोटा फेशिया, ठीक है। तो जीरोटा फेशिया और पेरिरिनल फैट दोनों जगह फैट ही होगी, लेकिन जो जीरोटा फेशिया होता है उसकी फैट ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े होंगे और उसके 2 लेयर होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर।
उसके बाद स्पेस ऑफ जीरोटा होगा जिसमें छोटी छोटी फैट होगी, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होंगे, वो होता है पेरिरीनल फैट। उसके बाद आएगी रीनल कैप्सूल। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कैप्सूल ऑफ किडनी में हमको जो किडनी का कवरिंग है उसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो किडनी के बाहर होगी प्रॉपर कैप्सूल, उसके बाद आएगा पेरिनीनल फैट, और उसके बाद आएगा जीरोटा फेशिया, ठीक है। तो अगर हम पेरिनीनल फैट को अगर हम अभी के लिए मत याद रखें तो एक किडनी के ऊपर प्रॉपर कैप्सूल, एक बार फिर से तुमको दिखा देता हूँ। ये हमारी किडनी है, ठीक है, और ये हमारा अभी तक ये किडनी याद रख लो, और उसके ऊपर है हमारा ये फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद ये बड़ा बड़ा 2 लेयर होंगे फैट के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये हो गया जीरोटा फेशिया, उसमें फैट ही होगी लेकिन बड़े ग्लोब्यूल्स। जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है वो है स्पेस ऑफ जीरोटा, उसमें भी फैट ही होगी लेकिन उसके जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो छोटे छोटे रहेंगे, ठीक है। तो किडनी तक पहुंचने के लिए हमको इतना लेयर कट करने पड़ेंगे, जीरोटा फेशिया, पेरिनल फैट, तब जाके हम किडनी तक पहुंचेंगे, ठीक है। कैप्सूल ऑफ किडनी में इतना होता है। अभी ग्रॉस पैथोलॉजी देखें तो जो कोरोनल सेक्शन लेंगे किडनी का, तो उसमें हमको 2 चीज़ दिखाई देंगी, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स होता है वो ब्राउन होता है, इनर मेड्यूला होता है वो पेल होता है। इनर मेड्यूला होता है उसमें होता है रीनल साइनस, ठीक है। जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें सब नेफ्रॉन्स और वो सब आउटर कॉर्टेक्स में रहेगा। तो एक मिनट, एक तुमको फोटो दिखाता हूँ। इसमें नहीं, ठीक है, चलो। ये फ़ोटो में देख लो, ये जो पहले तुम ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा पार्ट है वो है आउटर कॉर्टेक्स, और ये जो है वो जो तुमको पिंक कलर का और वाइट कलर का दिख रहा है वो है इनर मेड्यूला। इसको रीनल साइनसिस भी बोलते हैं। जो पतला सा एक छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है इतना, वो है आउटर कॉर्टेक्स। उसके बाद ये पिंक चालू हो रहा है वो है इनर मेड्यूला। ये और ये रीनल साइनसिस वो सब उसको बोलते हैं इनर मेड्यूला। जो रीनल साइनस है वो क्या है? स्पेस दैट एक्सटेंड इनटू द किडनी फ्रॉम हाइलम दैट कंटेन्स ब्रांचेस फ्रॉम रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड रीनल पेल्विस। जो अभी मैंने तुमको फोटो दिखाई उसमें जो रीनल वेन, रीनल आर्टरी जो और जो रीनल पेल्विस है वो सब इकट्ठा होकर बनता है हाइलम, और हाइलम का जो भी है वो कंटेंट वो अंदर एक्शन होता है किडनी के अंदर, वो होता है रीनल साइनस। जो साइनस है उसमें होगा 2 और 3 मेजर कैलाइसिस एंड 7 to 13 माइनर कैलाइसिस, ठीक है। तो अभी हम ये देखें तो ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो है कैलाइसिस, उसमें अपर, मिडल एंड लोअर कैलाइसिस होता है। उसके बाद छोटे छोटे माइनर कैलाइसिस होते हैं। उसके बाद होता है रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ग्रॉस में अगर हम देखेंगे तो इतना दिखेगा, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन्स होंगे जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। इनर मेड्यूला में रीनल साइनस होगा जिसमें आर्टरी, वेन एंड रीनल पेल्विस की ब्रांचेस होंगी। और 2 और 3 मेजर कैलाइसिस, मोस्टली 3 कैलाइसिस होते हैं। मेजर कैलाइसिस होते हैं अपर, मिडल एंड लोअर, और उसके आगे रहेंगे छोटे छोटे 7 to 13 माइनर कैलाइसिस, ठीक है। अभी ब्लड सप्लाई अगर हम देखें इसका तो रीनल आर्टरी
दैट इज़ ब्रांच फ्रॉम एओर्टा, उसका लेवल L1 और L2 पे होता है। आफ्टर एंट्री इन द किडनी इट डिवाइड्स इन 2 सेगमेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो किडनी के सेगमेंट्स है उसकी अगर हम बात करें तो ऐसे उसकी सेगमेंट बनाई गई है। ये ऊपर का अपाइकल, नीचे का लोअर, अपर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो अगर हम किडनी के सेगमेंट्स की बात करें तो मान लो कि ये किडनी है, ठीक है, तो ये हो गया अपर, ये हो गया ये अपर, लोअर, बाद में और एक लाइन बीच में बनाएंगे तो ये हो गया पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, ये अपर, लोअर, ये पोस्टीरियर, सॉरी ये अपाइकल है, ये अपाइकल है, अपाइकल, लोअर, ये अपर, ये मिडल, ये लोअर, ये हो गया अपाइकल, ये होगा पोस्टीरियर। तो जो रीनल आर्टरी है उसकी 2 ब्रांच पड़ेगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर सेगमेंट को सप्लाई करेगी, और जो एंटीरियर ब्रांच है वो सप्लाई करेगी अपाइकल, अपर, मिडल एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द किडनी को, और पोस्टीरियर सेगमेंट सिर्फ ये पोस्टीरियर वाले पार्ट को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अपाइकल, लोअर, अपर एंड मिडल सेगमेंट सप्लाई होगी एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर सेगमेंट सप्लाई होगा पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी। अब जो लाइन ऑफ ब्रोडेल एक तुमको टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज एवास्कुलर प्लेन बिटवीन पोस्टीरियर सेगमेंट एंड अपर एंड इनर सेगमेंट। तो ये जो हमारा बीच में लाइन आती है ये आती है ब्रोडेल्स लाइन ऑन पोस्टीरियर हाफ ऑफ द किडनी, ऑन लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम टू द लेटरल मार्जिन ऑफ द किडनी। तो जो हम उस किडनी को पकड़ेंगे तो उसमें लेटरल हाफ होता है, वहाँ पे ये ऐसी लाइन आएगी, लाइन ऑफ ब्रोडेल्स। तो ये अपर, मिडल एंड पोस्टीरियर सेगमेंट के बीच में लाइन होगी, ये एवास्कुलर प्लेन होगा, बराबर, जहाँ पे कोई आर्टरी नहीं होगी, मतलब आर्टरी वहाँ से जा नहीं रही होगी कोई भी, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ ब्रोडेल। ये हमको इसलिए याद रखनी कि जब हमको किडनी को खोलना है तो वहाँ से हम खोल सकते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। नर्व सप्लाई में T10, T11 एंड T12 वाया लेज़र एंड लोअर स्प्लेंचनिक नर्व्स, ये उसकी नर्व सप्लाई है। लिम्फेटिक्स अगर देखें तो पैराओटिक लिम्फ नोड्स एंड प्लेक्सस ऑफ पेरिनेफ्रिक फैट। जो पेरिनेफ्रिक फैट बताई थी तुमको किडनी के आसपास छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, उसमें प्लेक्सस होता है, उसमें सप्लाई हो, उसमें ड्रेन होगा, या फिर पैराओटिक लिम्फ नोड में ड्रेन होगा उसका, ठीक है। तो ये हो गया किडनी का पूरा जो भी एनाटॉमी है, ये तुमको इतना पता होना चाहिए किडनी के बारे में। अरे हाइलम क्या है, मेजर एक्लेसिस क्या है, माइनर एक्लेसिस क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, लाइन ऑफ ब्रोडेल्स क्या है, रीनल एंगल क्या है, ठीक है। तो ये अगर तुमको पता है तो किडनी के जो कुछ भी डिसीजेस है वो तुम अच्छे से समझ सकते हो। अब इन्वेस्टिगेशंस पार्ट अगर हम देखें तो इन्वेस्टिगेशंस में मोस्टली जो आता है वो आता है प्लेन एक्सरे केयूबी, आईवीपी और आईवीयू, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी और इंट्रावेनस यूरोग्राफी, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, रीनल एंजियोग्राम, एमसीयूजी दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम, आइसोटोप रिनोग्राफी एंड सिस्टोस्कोपी। तो ये इतने इन्वेस्टिगेशंस मोस्टली पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए है, जो मोस्टली इतने में सब कुछ आ जाएगा इन्वेस्टिगेशंस। तो कोई भी अगर तुमको डिसीज़ आता है तो तुमको इतने में से ही इन्वेस्टिगेशंस लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द डिसीज़, ठीक है। तो पहला अगर एक्सरे हम देखें, एक्सरे केयूबी, तो वो हमको करवाना है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बॉवेल। उसमें हमको दिखेगा किडनी का शेडो। किडनी शेडो इसलिए दिखेगी ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ हाईली वास्कुलर किडनी एंड लेस वास्कुलर पेरिनेफ्रिक फैट। जो किडनी का जो वास्कुलरिटी है वो ज़्यादा होगा
उसके आसपास जो फैट है उसकी वास्कुलरिटी कम होगी, उसकी वजह से हमको किडनी की शैडो दिखेगी। और एक हो कि रेडियोपिक अगर स्टोन होगा तो स्टोन हमको दिखेगा। चिल्ड्रंस में पेरिनेफ्रिक फैट होती है वो डेफिशिएंट होती है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि किडनी शैडो कौन सा है। यूरेटर कभी कभी हमको दिख जाता है एक्सरे में, यूरेटर की लाइन। ठीक है, तो ये अगर हम एक एक्सरे है जिसमें तुमको ये एक स्टोन है जो राइट साइड की किडनी में है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड की किडनी यहाँ पे इतनी अच्छी विजुलाइज नहीं हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो किडनी की शैडो हमको दिखती है। हमने देखा कि T11 और T11 और L3 वर्टेब्रा होती है, उसके बीच T12 और L3 वर्टेब्रा, उसके बीच में हमारा किडनी का स्पान होता है। तो उसके आसपास कहीं भी हमको कुछ दिखता है तो वो मोस्टली किडनी के अंदर होता है। तो एक्सरे में हमको दिखेगा स्टोन, किडनी की शैडो, बराबर। और दिख सकता है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन है तो यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन हमको दिख सकता है। यूरेथ्रा में कोई स्टोन है तो वो भी हमको दिख सकता है। उसके बाद आता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। एक डाई आती है सोडियम डाइट्रोजोएट और मेग्लूमाइन इथेलोमेट। तो ये डाई आएगी, वो हम उसको इंजेक्ट करेंगे इंट्रावेनसली आफ्टर हैविंग द नेगेटिव टेस्ट। एक इंट्राडर्मल टेस्ट करेंगे छोटा सा डोज देके कि पेशेंट को कोई रिएक्शन नहीं आ रहा ना, तो उसके बाद हम उसको डाई इंजेक्ट करेंगे। मेग्लूमाइन इथेनोलोमाइट या फिर सोडियम डाइट्रोजोएट, ये डाई होती है। तो ये इंजेक्ट करने के बाद हम पेशेंट का एक्सरे लेंगे, एक्सरे केयू भी लेंगे, उसमें हमको किडनी से लेके यूरेथ्रा तक सब कुछ विजुलाइज हो जाएगा। जैसे जैसे डाई नीचे जाएगी वैसे वैसे हमको विजुलाइज हो जाएगा। तो ये है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी की प्लेट। यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे डाई दिख रही है, बराबर। ये पेल्विस है, ठीक है। बाद में सब डाई जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गई है, मतलब दोनों किडनी ठीक से काम कर रही है। और उसके बाद किडनी यूरिनरी ब्लैडर से बाहर भी चला गया है, यहाँ पे कोई डाई बचा नहीं है। मतलब किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो भी आएगा उसको एक्सक्रीट करना है। तो अगर वो एक्सक्रीटरी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जो डाई है वो किडनी में रुक जाएगी। अगर जो डाई है वो 3-4 घंटे के बाद भी अगर किडनी में रुकी हुई है, मतलब वो किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो जो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है उसमें हमको मोस्टली किडनी के फंक्शन के बारे में पता चलता है कि भाई किडनी का फंक्शन है वो क्या है, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर यूरेटर में कहीं पे स्टोन है तो डाई आगे जाएगी नहीं, बराबर। तो हमको वहाँ पे वो दिख सकता है। या फिर कोई मैलिग्नेंसी है ब्लेडर में तो वो भी हमको दिख सकती है, जो फिलिंग डिफेक्ट है वो उसके हिसाब से। तो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में बस तुमको ये डाई का नाम याद रखना है। डाई इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सरे लेंगे थोड़े थोड़े टाइम पे, 15 मिनट, 30 मिनट, 2 आवर, 3 आवर, 6 आवर्स, ऐसे शूट होते हैं उसके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक शैडो दिख रही है, उसके बाद यहाँ पे सब डाई आ गई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी डाई बची हुई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ की जो किडनी है वो फंक्शन नहीं कर रही है ठीक से, इसलिए यहाँ पे डाई अटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद आएगा आइसोटोप रीनोग्राफी। उसमें आता है DTPS स्कैन एंड DMSS स्कैन। DTPS स्कैन में यूज़ करते हैं डाई इथिलीन ट्राई एमाइन पेंटाएसिटिक एसिड। ये तुमको याद रखना है कि कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं। ये आइसोटोप इंट्रावेनसली हम इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका स्कैन करेंगे, CT स्कैन करेंगे, तो हमको इसमें किडनी का फंक्शन पता चलेगा DTPS स्कैन में। दूसरा आता है DMSS स्कैन, दैट इज़ डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड। ये उसका फुल फॉर्म है DMSA का। DTPA का डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन पेंटाएसिटिक एसिड। जो DMSS स्कैन है उसमें हमको पता चलेगा रीनल पेरेंकाइमल चेंजेस। जो किडनी की मॉर्फोलॉजी है वो हमको पता चलेगी DMSS स्कैन में, और फंक्शन है वो पता चलेगा DTPS स्कैन में।
एग्जैक्टली कितना परसेंट किडनी काम कर रही है वो हम DTPA स्कैन में पता कर सकते हैं। अगर 50% से कम अगर फंक्शनिंग है किडनी का तो डेड किडनी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि 15% से कम अगर काम कर रही है तो वो किडनी निकालना अंदर हम नहीं रख सकते, उसको हम निकालना ज़रूरी होता है। फिर रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, इसमें हम ये क्यों करेंगे, जब व्हेन IVP shows failure of secretion of dye even after 72 hours, it is done via cystoscope, ureteric catheter। रिट्रोग्रेड हम डाई इंजेक्ट करेंगे ब्लेडर में और उसके बाद सूट लेंगे, तो क्या होगा कि जो डिस्टल पार्ट है वो सब फंक्शनिंग है कि नहीं यूरिनरी ट्रैक्ट का, वो हमको पता चल जाएगा। वी कैन टेक ब्रेस्ट बायोप्सी ऑल्सो बिफोर इंजेक्टिंग डाई वाया यूरेटरिक कैथेटर, बराबर है। तो मान लो हम IVP कर रहे हैं और डाई नीचे आ ही नहीं रही है कहीं पे, तो क्या होगा कि उसके जहाँ से डाई अटकी हुई है वहाँ से डिस्टली का क्या स्टेटस है वो हमको पता नहीं चलेगा। तो वो पता करने के लिए हमको करना है रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। हम पेशेंट को सिस्टोस्कोपी से ब्लेडर में एंटर होंगे और उसके बाद यूरेटर में डाई इंजेक्ट करेंगे। सिस्टोस्कोप क्या होता है वो तुमको अभी आगे दिखाता हूँ। रीनल एंजियोग्राम, रीनल का जो पूरा किडनी का आर्टरी का पूरा सिस्टम है अंदर, वो सब चेक करेंगे इसमें। तो रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म और एथेरोमा वो सब हमको पता चल जाएगा। ये होता है वाया फीमोरल वेन। थेरापेटिक यूज़ भी हो सकता है, वाया एम्बोलाइजेशन करेंगे या फिर बलून एंजियोप्लास्टी करेंगे स्टेनोसिस के लिए। फीमोरल वेन से कैथेटर पास करेंगे, जो फीमोरल वेन से जाएंगे सीधा ऊपर एक्सटर्नल इलियाक और उसके बाद इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से रीनल वेन, रीनल वेन से रीनल आर्टरी, रीनल वेन से रीनल आर्टरी में एंटर होंगे। तो वो सब पता हम कर सकते हैं रीनल एंजियोग्राम में। तो स्टेनोसिस, एन्यूरिज्म और एथेरोमा को हम चेक कर सकते हैं, और अगर स्टेनोसिस है तो वहाँ पे बलून एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। जैसे हार्ट में होता है एंजियोग्राम, उसके जैसे ही किडनी में होता है रीनल एंजियोग्राम। MCUG दैट इज़ मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। अगर पेशेंट को वेसिकोयूरेटरिक रिफ्लक्स है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है, वो सब पैथोलॉजी वो सब बाद में आएगी धीरे धीरे। तो आफ्टर पासिंग द कैथेटर इन यूरिनरी ब्लैडर, dilute iodine dye infused, X-ray taken during the micturition, and free reflux can be visualized and pressure reflex after putting pressure over the suprapubic region। तो MCUG में क्या करेंगे, हम पेशेंट को कैथेटर करेंगे और कैथेटर करने के बाद ब्लेडर में हम डाई इंजेक्ट करेंगे, आयोडीन होगा। बाद में क्या करेंगे कि अगर पेशेंट यूरिन पास करता है तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है डिस्टली तो ऊपर तक रिफ्लक्स जाएगा किडनी तक, ठीक है। ये कैसे होगा कि ये हमारा किडनी है, ये यूरेटर है, ये ब्लेडर है, यहाँ पे हमने डाई इंजेक्ट करी, और अगर पेशेंट को हम यूरिन पास करने के लिए बोल रहे हैं, एक होता है वेसिको यूरेटरिक रिफ्लक्स, मतलब जो ब्लेडर का प्रेशर है वो यहाँ तक जा सकता है। तो ये प्रेशर अगर ऊपर तक जा रहा है तो उसके साथ डाई भी ऊपर जाएगी, तो वो हम एक्सरे में देख सकते हैं। तो ये काम आता है मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में। सिस्टोस्कोपी में होता है, एक सिस्टोस्कोप होता है, स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है। वी कैन डायरेक्ट विजुअलाइज द यूरिनरी ब्लैडर वाया सिस्टोस्कोप। वी कैन टेक बायोप्सी ऑल्सो। रिजिड भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। ये होता है रिजिड, ये पूरा स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम एंटर करेंगे वाया एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रा से होके ब्लेडर में, ब्लेडर से हम पूरा विजुअलाइज करके अगर वहाँ पे कोई मास है तो बायोप्सी ले सकते हैं। बाद में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके साथ हम ऊपर अगर फ्लेक्सिबल है तो यूरेटर में भी एंटर हो सकते हैं, बराबर ऐसे। तो यूरेथ्रा में से एंटर हुए, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें हम पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसे यूज़ करते हैं सिस्टोस्कोप को, ऐसे, बराबर। यहाँ से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं, यहाँ पे वॉश भी ले सकते हैं। छोटे छोटे स्टोन होते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यूरेटर में से
डीजे स्टंट अगर होता है, डबल एंड जे स्टंट होता है, वो आगे आएगा तुम्हारा, बताऊंगा क्या होता है वो। तो ये डीजे स्टंट है, उसको हम प्लेसमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ब्लेडर में एंटर हो गए, उसके बाद यूरेटर का ओपनिंग ढूंढेंगे और वहाँ से ऊपर स्टेंट जाने देंगे किडनी तक। ठीक है, स्टेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। ये होता है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप से हम आधे यूरेटर तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें आगे एक कैमरा भी होता है, तो उसके साथ हम जो रिजिड होता है उसमें भी कैमरा होता है, तो उस ऐसे हम पेशेंट को डायरेक्टली टीवी में मॉनिटर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो सब इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा यूरो सर्जरी के सब बहुत सारे पैथोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो ये आज मैं तुमको इसलिए बता दिया कि आगे जाके जब भी ऐसा कोई आएगा तो मैं सिर्फ तुमको नाम बता दूंगा कि ये इतने इतने इन्वेस्टिगेशंस हैं, तो उसकी डिटेल मैंने तुमको पहले से बता दी। ठीक है, तो ये एनाटॉमी ऑफ किडनी एंड इन्वेस्टिगेशन जो है, जो भी किडनी के, उसमें तुमको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख देना। कोई कन्फ्यूज़न हो कभी भी तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।